दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वसीयत से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। वसीयत कब सही है, क्या वसीयत की रजिस्ट्री जरूरी है या नहीं। अगर वैसे मान लीजिए आप वसीयत की रजिस्ट्री नहीं कराते तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। वसीयत की रजिस्ट्री में कितना पैसा खर्च होता है, किस संपत्ति की वसीयत हो सकती है और किस संपत्ति की वसीयत नहीं हो सकती है, और यदि मान लीजिए वसीयत की जा चुकी है तो आप दोबारा वसीयत कैसे करवा सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे क्या बिना रजिस्ट्री के वसीयत करवाई जा सकती है। तो देखिए अगर बात करें वसीयत की रजिस्ट्री के बारे में तो ऐसा कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं की गई है। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 है, जहां पर वसीयत उत्तराधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है, वहां पर ऐसी कहीं भी बात नहीं कही गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा होगा कि जो भी आप वसीयत कराते हैं उसकी रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। तो देखिए जो वसीयत की जो भी कानून है, जो धारा प्रावधान करती है, वहां पर रजिस्ट्री के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो रजिस्ट्री करवाते हैं। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वसीयत जब भी करवाते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यदि मान लीजिए आप वसीयत की रजिस्ट्री करवाते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे, और रजिस्ट्री मान लीजिए आप नहीं भी करवाते हैं तो क्या क्या नुकसान होंगे। देखिए वसीयत जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने किसी भी किसी व्यक्ति ने आपके नाम वसीयत की है, कोई भी संपत्ति वसीयत कर दी है, और यदि मान लीजिए आपने वसीयत स्टाम्प पेपर पर या मान लीजिए साथ बिना रजिस्ट्री की वसीयत करवा ली तो आपकी वह वसीयत इस तथ्य के कारण खारिज नहीं होगी कि आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई थी, क्योंकि ये जो है रजिस्ट्री वाली बात जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं की है। इसलिए आपकी रजिस्ट्री जो है वसीयत की रजिस्ट्री न करवाने के कारण आपकी वसीयत जो है वो कभी भी खारिज नहीं हो सकती है। अब देखिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी वसीयत की रजिस्ट्री करा ली है तो क्या फायदे हैं। देखिए जो वसीयत की पहले तो ऐसा समझ लीजिए कि वसीयत की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। फिर भी आप अगर वसीयत की रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो वह एक सॉलिड वसीयत मानी जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस वसीयत की आपने रजिस्ट्री करा ली है वो खारिज ही ना हो, ठीक है। रजिस्ट्री वाली भी वसीयत खारिज हो सकती है अगर आपके पास जो फैक्ट हैं वो मजबूत हैं। आप जैसे मान लीजिए आपने उसे कैंसिल करवाने के लिए चैलेंज किया है तो आपके कारणों में, आपके तथ्यों में दम होना चाहिए, तो रजिस्ट्री की जिस वसीयत की कोई रजिस्ट्री करा चुका है वो भी खारिज हो सकती है। देखिए वो खारिज तभी हो सकती है जब उस वसीयत में कुछ अनियमितताएं होंगी, ठीक है। वसीयत कब खारिज हो सकती है कब नहीं हो सकती ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देखिए अगर आप किसी भी जमीन की वसीयत करते हैं या मान लीजिए वसीयत करवाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वसीयत की रजिस्ट्री अवश्य करवा लें। बात आती है कि रजिस्ट्री में कितना खर्चा होगा, तो रजिस्ट्री में कोई खास अधिक खर्चा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब आप जमीन नाम कराते, जब आप जमीन की रजिस्ट्री कराते तो उसमें बहुत अधिक खर्चा आता है, लेकिन वसीयत में ऐसा कोई खर्चा नहीं आता। वसीयत जो होती है 4-5 हज़ार नॉर्मल, अधिक से अधिक 10,000 रुपये, ठीक है। तो इतने ही में वसीयत हो जाती है, अधिक खर्चा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आपको स्टाम्प ड्यूटी अधिक पे करना पड़े, जो भी ज़मीन है उसका जो भी सर्किल रेट के अनुसार, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता। जो वसीयत की रजिस्ट्री करवाते हैं उसमें नॉर्मल खर्चा होता है। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि किस संपत्ति की वसीयत हो सकती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को वसीयत करने का अधिकार ही नहीं है और वो वसीयत कर देता है, चाहे उस वसीयत की फिर भले ही रजिस्ट्री हो या मान लीजिए रजिस्ट्री ना हो, अगर उसे वसीयत करने का उस संपत्ति का अधिकार ही नहीं है तो वो रजिस्ट्री जो है अमान्य होगी और कैंसिल ही हो जाएगी। देखिए वसीयत कराने से पहले सबसे पहली शर्त यही है कि जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है वो सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और जो संपत्ति जिसकी वो वसीयत कर रहा है कानूनी रूप से उस संपत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिए, उस संपत्ति का वह पूर्णतः स्वामी होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो पैतृक संपत्ति की वसीयत कर देते हैं। पैतृक संपत्ति की वसीयत जो है वो अमान्य होती है। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत कर रहा है और जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो रजिस्ट्री जो वसीयत है उसके खारिज होने का, उसे कैंसिल करवाने का दावा नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो वसीयत वैलिड होगी। सपोज दैट जैसे मान लीजिए एक पिता है, उसने अपनी पैतृक संपत्ति अगर किसी एक पुत्र के नाम वसीयत कर दी, या मान लीजिए किसी अदर के नाम वो पैतृक संपत्ति को वसीयत कर रहा है, तो उसके जो भी पुत्र हैं वो पैतृक संपत्ति की जो भी उसने वसीयत की है, वसीयत चाहे रजिस्ट्री हो चाहे उसकी रजिस्ट्री ना हो, उस वसीयत को कैंसिल कराने के लिए दावा कर सकते हैं, और वह रजिस्ट्री जो है और जो वह वसीयत जो है वो कैंसिल भी होगी। अब बात करेंगे जिस संपत्ति की आपके नाम वसीयत की है वो संपत्ति आपके नाम कब आएगी, कैसे आएगी। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप मुझसे कोई भी कानूनी सलाह
फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप कालमी 4 ऐप के ज़रिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कालमी 4 ऐप कैसे यूज़ करते हैं पूरा वीडियो मैंने बनाया, वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आते अपने टॉपिक पर, वसीयत की संपत्ति आपके नाम कब आती है। तो देखिए, सबसे पहले तो यही है कि वसीयत जो होती है वो जिस व्यक्ति ने आपको की है तो उस व्यक्ति के मरने के बाद ही आपका उस संपत्ति पे अधिकार होता है। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो वो संपत्ति आप अब अपने नाम कैसे दर्ज करवाएंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको जो भी आपकी तहसील है वहाँ पर आपको वो वसीयत सहित आपको दावा पेश करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने वसीयत की थी, ये संपत्ति जो है मेरे नाम कर दी जाए। तो वहाँ पर यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति उस वसीयत पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो कुछ दिनों पश्चात आपकी जो भी संपत्ति, जो वसीयत आपके नाम की गई थी, वो संपत्ति आपके नाम दर्ज हो जाएगी। अब बात करेंगे सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि दोबारा वसीयत कैसे करवाएं। देखिए, यहाँ पर दोबारा का मतलब ये है कि सपोज दैट ए व्यक्ति है, उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति की या मान लीजिए कुछ संपत्ति की वसीयत जो है वो बी व्यक्ति के नाम कर दी वसीयत और उसने रजिस्ट्री भी करा दी। बी व्यक्ति के नाम जब उसने वसीयत की तो सन 2000 में की थी, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए ए व्यक्ति की बी व्यक्ति से कुछ समय पश्चात अनबन हो गई, मनमुटाव हो गया, तो भाई ए व्यक्ति ने उसी संपत्ति की वसीयत जो है वो सी व्यक्ति को 5 साल बाद 2005 में कर दी। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि वसीयत कौन सी मान्य होगी, पहली मान्य होगी या दूसरी मान्य होगी। तो देखिए, यहाँ पर दूसरी वाली वसीयत जो है वो मान्य होगी। यही नहीं, अगर सपोज दैट ए व्यक्ति की सी से भी अनबन हो जाती है और वह डी व्यक्ति के नाम में वसीयत कर देता है तो सबसे लास्ट वाली वसीयत जो है वह मान्य होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप दूसरे व्यक्ति को वसीयत करवाते हैं तो वहाँ पर कुछ पॉइंट को यदि आप क्लियर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो जो लास्ट में वसीयत कराई जाती है वो मान्य होती है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी अधिनियम है और उस अधिनियम के संशोधन होने पर या मान लीजिए उसी चीज़ पर कोई नया अधिनियम बन जाए तो पुराना वाला अधिनियम जो है वो स्वतः शून्य हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऐसा ही करते हैं, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को आप वसीयत करते हैं तो उसकी वसीयत में ये पॉइंट क्लियर कर दें कि हमने बी व्यक्ति को सन 2000 में जो वसीयत करवाई थी वह वसीयत जो है अमान्य होनी चाहिए, मैं अब उसी ज़मीन की वसीयत सी व्यक्ति को करता हूँ। यदि आप ये पॉइंट लगा देते हैं तो जिस आपने लास्ट में जिस व्यक्ति को भी की थी उस व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी और आपकी वसीयत में कोई भी आगे किसी प्रकार का चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही आपकी जो वसीयत है कैंसिल की जा सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।